गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम हैं जीएस स्टडी 94 के नाम से। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो विच इज़ रिलेटेड टू स्टडी, आप जाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके मैसेज का जवाब अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर है पिछले 2 महीने से। और जिस तरह से 26 जनवरी स्पेशली कहना चाहूँगा रिपब्लिक डे को हमारे देश में किसानों के द्वारा या कहें किसानों के मंचों का उपयोग कुछ अराजक तत्वों ने इस्तेमाल करके उस अहिंसक आंदोलन को हिंसक में तब्दील कर दिया। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि आखिर कैसे हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं कैसे कोई सेंध मार सकता है। क्योंकि जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपना गणतंत्र दिवस तो कई इंटरनेशनल मीडिया सैनिरो वहाँ पे था जो पूरी दुनिया को बता रहा था कि भारत जैसा देश अपना गणतंत्र दिवस कितनी धूमधाम से मनाता है। उसी बीच जब उन्हें पता चला कि अरे यहाँ से कुछ दूरी पे एक स्पेशली एक एजिटेटर है जिन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया है, पुलिसों को किस प्रकार से मार रहे हैं, जो बैरिकेड किए गए थे, जो प्रोहिबिटेड जोन बनाए गए थे उसे किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को दौड़ा के मारा जा रहा है। तो ये जो देश में हमारे देश से अन्य जगहों पे जब ये बातें जाएंगी तो हमारे देश की जो छवि है सोचिए कितनी ख़राब होगी कि ओह व्हाट इज दिस। मतलब रिपब्लिक डे के दिन ये स्थिति है भारत जैसे देश में, तो अन्य दिनों अन्य समय क्या स्थिति बनी होगी। तो बहुत ही गलत मैसेज गया होगा। इससे हमारा जो है जो विदेश में एक साख बना था वो पूरी तरह से कुछ पल में कुछ चंद घंटों में बर्बाद कर दिया इन्हीं लोगों के द्वारा। और आपको बता दें ये मूल मुद्दों से भटक चुका है। मैं नहीं कहता हूँ कि यू डोंट हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, आपको है अधिकार। ये चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं, पर संविधान में जो चीज़ें दोस्तों लिखी गई हैं वी हैव अ फंडामेंटल राइट्स बट इट शुड बी काम लाइक पीस से होता है। आप देखिए अपनी बात कहने के तमाम तरह के माध्यम हैं। अब ये आपको फैसला लेना है कि आप किस माध्यम से कहते हैं। यदि आप हिंसक प्रवृत्ति में तब्दील करते हैं अपने विचारों को, अपनी आवाज़ों को, तो इसका मतलब है आप भारत के टुकड़े करने में आपको जो मनसा जो खुशी मिलेगी वो किसी और को नहीं मिलेगी। मतलब आप टोटली बिलोंग करते हैं माओइस्ट से, टेररिस्ट से। देखिए आप अपने परिवार में यदि आपको कोई योजना, परिवार के लोग ही बुज़ुर्गों ने, परिवार का जो मेन मुखिया उसने कुछ योजना बनाई कि बेटा आप जो है कि 10 बजे रात के पहले ही आप लोगों को घर की एंट्री लेनी है। मान लीजिए आपने अपनी बात रखी, नहीं पिताजी मुझे कई अन्य कारणों की वजह से कुछ कभी कभार लेट हो जाता है, तो आप अपनी बातें अपने पिता से बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही सहूलियत से बोलेंगे पिताजी ये थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ा दीजिए, या फिर ये टाइमिंग सही नहीं है। उसका विरोध आप करेंगे भी, पर इस स्तर पर करेंगे कि पीसफुली करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही आपका देश है, आपका संविधान है, आपके लोग हैं। यदि आप हिंसक गतिविधियां संचालित करेंगे राजधानी में तो अराजक की स्थिति आ जाएगी। आपकी वजह से अन्य लोग परेशान होंगे, लोगों को समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। और आपने देखा अभी इससे पहले कि जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसका रूप कितना भयानक था, और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा फिर हो। तो चलते हैं हम आगे दोस्तों। ट्रैक्टर रैली के बहाने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जिस तरह अराजकता फैलाई गई उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पिछले 2 महीने से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन दिल्ली के आसपास की सड़कों को जाम कर धरने पर बैठे हैं। इसमें वहां के आसपास के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। तो ये तो आप मानिएगा जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे दिल्ली में अन्य जगहों से किसान या फिर अन्य समर्थक लोग कूच कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला वहाँ के स्थानीय लोगों का। जो लोग सुबह उठ के दूध बेच रहे हैं, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई अन्य कामों को कर रहा है, कोई फेरी वाला फेरा लगा रहा है। ऐसी तमाम तरह की उनकी जो जीवनचर्या है उसमें तमाम तरह की उथल पुथल हो गई है। यातायात बुरी तरह प्रभावित है, विकास कार्य भी इससे ठप पड़े हैं। सवाल है कि किसान नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। देखा जाए तो आंदोलनरत किसान देश या फिर खुद पंजाब, हरियाणा
पश्चिम उत्तर प्रदेश की मूल समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। यदि वे संवेदनशील होते तो तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग करने के बदले गंभीर बुनियादी समस्याओं के हल के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। पंजाब से राजस्थान के बीकानेर के लिए भटिंडा बीकानेर एक ट्रेन चलती है, इसे कैंसर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। बीकानेर स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। पंजाब के कैंसर पीड़ित वहाँ अपना इलाज कराने जाते हैं। कैंसर अस्पताल पंजाब में भी है, पर सामान्यतः वहाँ इलाज मुफ्त नहीं होता। राज्य की संपन्नता के बावजूद अब भी पंजाब के सारे किसान वैसे ही अमीर नहीं हैं जैसे किसान अपनी महंगी कारों को लेकर दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। वे मुफ्त इलाज के लिए अन्य राज्य में जाने को मजबूर हैं। दिल्ली की सीमा पर धरनारत किसानों की संपन्नता देखकर उनके आड़तिया बिचौलिया होने की ही धारणा बनती है। 2000 से 2019 तक पंजाब के 3300 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। वहाँ पर लाखों किसान कर्ज में डूबे हैं क्योंकि खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। तो आपको बता दें, पिछले कई सालों से यदि आप उठा के देख लें, किसानों की जो स्थिति रही है हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही निराशाजनक रही है, संतोषजनक नहीं रही है। इस वजह से दोस्तों, आए दिन जिस तरह से एक किसान कर्जे की बोझ तले दब जाता है, उसके बाद वो एक ही कदम उठाता है सुसाइड, आत्महत्या के लिए। तो इस ऐसी स्थिति हमारे देश में ना आए, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक न्यू पॉलिसी बनाई गई, एक न्यू एक्ट बनाया गया, जिसके बारे में इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ध्यान रहे कि यह स्थिति तब भी थी जब ये तीनों कृषि कानून नहीं थे। सवाल उठता है कि क्या आमतौर पर देश भर के किसान तो गरीब हो रहे हैं, पर बिचौलिया आड़तिया अमीर बन रहे हैं। मंडी के व्यापारियों ने किसानों की अलग जमात से मजबूत गठबंधन बना लिया है। व्यापारी खेती तथा अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को कर्ज भी देते हैं। पंजाब हरियाणा के खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल क्यों हो रहा है? यह इस्तेमाल आमजन के हक में है या मुनाफाखोर? एक बात आप बता दें, किसान बहुत बड़ी चीज़ है। किसान की वजह से जो सरकार के पेस्टिसाइड हैं, केमिकल्स हैं, खाद फलाना ढिकाना सब कुछ है, ट्रैक्टर हैं, पानी है, बिजली, सारी चीज़ें किसान उनको यूटिलाइज़ कर रहा है, उसके बदले सरकार को ऋण दे रहा है। ऐसा तो नहीं है सरकार फ्री में सारी चीज़ें दे रही है, सब्सिडी भी ऐसी देती है, खाली कहने की है। मुनाफा खोर चाहते हैं कि चाहे ज़मीन पानी का जितना भी दोहन क्यों ना हो, पर अच्छी खासी मात्रा में उपज होनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको बता दें, इसका आम स्वास्थ्य जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप किसी खेत में औसत से ज़्यादा वहाँ पे केमिकल्स का इस्तेमाल कर देंगे, बस इस उद्देश्य की वजह से कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसका बढ़ा दें, तो उससे जानते हैं जो वो प्रोडक्ट्स खाएगा, जो भी अनाज उससे उस ज़मीन से निकलेगा, वो पूरी तरह से रासायनिक रहेगा। जो आप 10 साल जीने वाले होंगे, 5 साल में आप दम तोड़ देंगे। तमाम तरह के जो आपके ऑर्गन्स हैं, हार्ट हैं, लीवर हैं, किडनी, वो फेल हो जाएंगे, डायलिसिस पे आ जाएंगे। हाँ, पता चला भैया किसी और का किडनी ट्रांसप्लांट करिए। तो ये स्थिति क्यों बढ़ रही है हमारे देश में? क्यों लोग शुगर और बीपी के तमाम तरह के मरीज हो रहे हैं, किसी का किडनी फेल हो जा रहा है? यही कारण है दोस्तों कि हम ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। हर जगह हम केमिकल को ठूंस के भर दे रहे हैं। इससे न सिर्फ पेयजल जहरीला हो रहा, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही। भूजल के बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल के कारण भीतर का लवण बाहर आकर खेती योग्य जमीन को लवणी बना रहा है। क्या किसान आंदोलनकारियों को सिर्फ मुनाफा चाहिए, भले कैंसरग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जाए? पंजाब में कैंसर मरीजों की संख्या और राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कैंसर का एक बड़ा कारण खेतों में कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल है। पंजाब में किसान अपनी खेती में प्रति हेक्टेयर औसतन 923 ग्राम कीटनाशक देते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 570 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ये समस्याएं हरित क्रांति की देन है। अनाज की कमी को ध्यान में रखते हुए 1970 के बाद के वर्षों में खेतों में उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाओं और भूजल के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया। नतीजा सामने है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का प्राविधान करना पड़ गया, किंतु रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अतिशय इस्तेमाल और अंधाधुंध भूजल दोहन का क्या असर हो रहा है, इस पर सरकार की नज़र न के बराबर है। तो पिछले कई दिनों से एक लेख निकल रहा है कि पंजाब में अगर इसी प्रकार से धान की खेती होती रही तो आने वाले 10-20 साल के बाद वहाँ पे भूजल का स्तर इतना नीचे हो जाएगा कि पानी की जगह बस मिट्टी निकलेगा। तो वहाँ की सरकार चाहती है कि यह स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए वहाँ पे धान की खेती कम की जाए। पर वहाँ के जो किसान हैं, लालच बस
धान की खेती को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और उसमें क्या होता है, धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं रहेगा तो धान नहीं होगा और गेहूं के लिए ये अनिवार्यता बहुत ही कम है। तो दोस्तों यही कारण है कि हमारे देश में कई ऐसे भी क्षेत्र विशेष हैं जहाँ पे पानी की कमी, मतलब बारिश के समय पे वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और गर्मियों में सूखा पड़ जाता है। तो ये बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा हमारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, वहाँ की मैनेजमेंट संस्थाओं को। किसान आंदोलनकारियों के लिए तो यह विषय ही नहीं, उनके सामने यह भी विषय नहीं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान और गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें क्यों उगाई जा रही हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि जल संकट सामने देखते हुए भी पानी की अधिकता वाली फसलें उगाई जाएं। काश किसान नेता अपनी ही अगली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में भी ज़रा सोच लेते हैं। चिंताजनक स्थिति है कि हम महत्वपूर्ण या फिर देश के अन्य हिस्सों के लिए महत्वहीन मुद्दे पर दिल्ली में उपद्रव की स्थिति पैदा कर दी गई है। किसानों और खासकर पंजाब के किसानों को क्या जैविक खेती की ज़रूरत का रेखांकित करते हुए किसान को आंदोलन नहीं करना चाहिए था, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। कोई भी विवेकशील व्यक्ति कहेगा कि कीटनाशक की बुराइयों एवं अत्यधिक भूजल दोहन के खिलाफ किसानों का आंदोलन होना चाहिए था, न कि बिचौलियों और आढ़तियों के मुनाफे के लिए। मौजूदा कृषि कानून विरोधी आंदोलन वैसे लोगों का अधिक लगता है जिन्हें अपने मुनाफे में कमी आने की आशंका सता रही है। इस आंदोलन को उकसाने और उसे जारी रखकर सरकार को परेशान करने के लिए कैसी कैसी शक्तियाँ लगी हुई हैं, यह सब जग जाहिर हो चुका है। शक्तियाँ क्या चाहेंगी कि इस ड्रग्स एवं कीटनाशक का इस्तेमाल कम हो जाए। ध्यान है कि ड्रग्स के बढ़ते चलन कारण सेना में भर्ती के लिए पहले जैसे दमखम वाले जवान पंजाब में नहीं मिल रहे हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रथम प्रधान ने इस बात पर चिंता भी प्रकट की है। तो आपको पता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से वहाँ के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए हैं, जिस वजह से दोस्तों जो ताकत, जो जुनून, जो ऊर्जा, जो क्षमता पहले जवानों के अंदर हुआ करती थी वहाँ के नौजवानों के अंदर, अब वो कहीं ना कहीं घटती चली जा रही है। और ये बड़े बड़े जो है कि ऑफिसर बोल चुके हैं। आज सैनिक युक्त जल और कैंसर जनित अनाज की समस्या देश के अन्य हिस्सों में भी कमोबेश है, पर पंजाब की समस्या गंभीर है। पंजाब सरकार ने जल शोधन संयंत्र जरूर लगाए हैं, पर उनसे पूरा पानी साफ नहीं हो पा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में निजी एवं सरकारी प्रयासों से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। क्या पंजाब में भी जरूरत के अनुपात में कभी पर्याप्त जैविक खेती की जा सकेगी? आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।